I studied here long time back, I think 3 years back. Sir told me that you have joined just now. So how do you feel entering into this circle of civil services? अभी तो apprehensions होंगे कि कितना सारा syllabus है, कैसे होगा, क्या होगा, अभी सही डायरेक्शन है कि नहीं है. मतलब अभी ये सब सारे apprehensions अभी स्टार्टिंग में ही रखिए अपने. धीरे 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 ये कम होने चाहिए, क्योंकि अभी जर्नी बहुत बड़ी है. सिर्फ 1 साल की बात नहीं होती है इसमें, पता नहीं कितना साल लगते हैं. तो अभी जितना आपका डर है, जो भी है उनको मतलब करते करते कोशिश करते करते उन्हें निकालने की कोशिश कीजिए. और जहाँ आप आए हैं पढ़ने के लिए उस पर विश्वास रखिए कि जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, वो सही डायरेक्शन दे रहे हैं. और उसको एक बेसिस बना के अब आगे का सोचिए कि अब मुझे क्या करना है. मतलब पूरा आपको डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे सर्विसेज में जाना ही है. ठीक है, अगर आप ये सोच के आए हैं कि मुझे जाना ही है तो आपका डायरेक्शन खुद बनता जाएगा. अभी कितने क्लासेस हैं? सेकंड. तो अभी कुछ ज़्यादा मतलब आप लोगों ने सिलेबस देख लिया एक बार सबने? मतलब सबसे पहली चीज़ है कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है. मतलब एक बार सिलेबस आपको पता होना चाहिए पूरा. आपने एक जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो एक बार आप देख लें. मतलब स्टार्टिंग में आपको पूरा जो बैकग्राउंड है आपको खुद से भी तैयार करना पड़ेगा कि करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है. तो जो अभी आपने जब पॉलिटी स्टार्ट किया था तो साथ में आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे. न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, या चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो. न्यूज़पेपर पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है. तो ये आपका जो बेसिस बन जाएगा. तो कोचिंग में जब आपको पढ़ाएंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, अच्छा ये क्यों न्यूज़पेपर में ऐसे हो रहा है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं. क्योंकि आपको सिर्फ रटना नहीं है ना, आपको लॉजिक बनाना है, आपको अपना एक व्यू पॉइंट बनाना है कि हाँ ये क्यों हो रहा है. ठीक है, 2 न्यूज़पेपर अभी नहीं चलेंगे आपके. एक हिंदू पढ़ी है अभी बस, उसका एडिटोरियल मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने उसका एडिटोरियल की हमेशा समरी लिखती थी मैं, कि उसकी वजह से मुझे राइटिंग प्रैक्टिस हो गई जो अभी तक मेरे काम आई. मतलब मेरा 3rd अटेम्प्ट था. तो उसका मतलब उसकी समरी लिखिए, चाहे आपको कितना भी बुरा लगे, क्योंकि हमें लगता है कि कितना सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा है मैं कुछ और पढ़ लूँगा. तो वो जब आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना उसको लिखने में, वो आपको पे करेगा बाद में. तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए उस लिखने में, उसको पूरी एक समरी बनाइए न्यूज़पेपर के, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है. बेटर होगा कि आप अलग अलग डिवाइड कर लें. एक पॉलिटी की कॉपी, एक इकोनॉमिक्स की, एक ज्योग्राफी की, इन सब में पूरा मतलब एक एक कॉपी डिवाइड कर लें. उसकी करंट अफेयर्स के जो भी है उसमें नोट्स लिखें पूरा का पूरा, पूरी समरी बना के कि आगे आपको फिर से उस न्यूज़पेपर को बिल्कुल थ्रो कर दीजिए. फिर उसको मत डंप वो पूरा बना लीजिए कि मैं इसको बाद में रेफ़र करेंगे, बाद में रेफ़र करेंगे. जो साथ में जो आपको टीचर जो बता रहे हैं उसको पूरा मतलब रटना है, चाहे कुछ भी हो, उसको बिल्कुल अच्छे से आपके टिप्स पे होना चाहिए. वो पॉलिटी में कुछ भी बताए वो आपके टिप्स पे होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो मुझे वो याद रहे. और फिर उसी कॉपी में जो आपने यहाँ से पढ़ा है उसी कॉपी में आप ऐड ऑन कर दीजिए वहीं पे कि मुझे क्या नई चीज़ें दिखी. या तो न्यूज़पेपर में कुछ नया दिख गया, या आपने बुक पढ़ी होगी. टीचर पे पूरा विश्वास रखिए कि जो बता रहे हैं वो ठीक है. उसके बाद बस उसमें ऐड ऑन करते रहिए कि मतलब ऐड ऑन होता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कि हो रहा है. और लास्टली जब आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा तो अभी इनिशियल 6 मंथ्स तो आपको वो नहीं होगा कि क्या हो रहा है, क्या मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ. लेकिन जब आप कर रहे हैं ना ये सब चीज़ें, कि आपका न्यूज़पेपर भी आपका कंप्लीटेड है डेली के, आपके नोट्स भी पूरे बने हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट के, हर उसमें हर उसके उसके अराउंड. और तो आपके 6 महीने में आपके सारे वो ख़त्म हो जाएगा जो बेसिक्स है. तो जब आपका बेस क्लियर हो गया तो आप फिर न्यूज़पेपर पढ़ने भी जल्दी जल्दी हो जाएगा. 3 घंटे की जगह 1 घंटा लगने लगेगा. फिर उसके बाद आप दूसरी सोर्सेज पे जा सकते हैं. पहले इनिशियल 6 महीने इसके अलावा कुछ मत करना. जो टीचर पढ़ाने वो जो हम आपको बुक्स बताई रेफ़र की गई हैं उसमें उससे ऐड कीजिए. अपने नोट्स बिल्कुल आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए कि मुझे इसी नोट में से पढ़ना है, कि कितना आपको पढ़ना है. मतलब मेंस में जो पढ़ना है उसको आपको उतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसको आप प्री में भी यूज़ कर सकें. और मतलब एक ये पूरा सिस्टम है, आपको प्री थोड़ी ना क्लियर करना है, आपको पूरा साइकिल ख़त्म करनी है. तो साइकिल को ख़त्म करना है तो आप मेंस के बारे में सोचें. मेंस के जो मार्क्स हैं वो आपको रैंक दिलाएंगे. तो बेटर है कि आप अभी पहले मेंस की ही तैयारी करें. आपने अभी इनिशियली स्टार्ट किया है तो मेंस से ही शुरू करें. मेंस में आपको राइटिंग ही करनी है, आपको किसी को सुनाना नहीं है कुछ, तो आपको राइटिंग पे ही फोकस करना है.
आप याद अगर आप पूरे दिन में अगर 10 घंटे कर रहे हैं, वो आपको फेच करेगा बस 100 मार्क्स, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं उस 10 घंटे में से 1 घंटे, तो आपको 200 कर सकता है। क्योंकि वहाँ पे आपको अपना जो जो भी आपकी नॉलेज है वो आपके लिखने से पता चलेगी। तो जितना भी हो सके, जितना राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि राइटिंग की आदत हो जाए, किसी भी चीज़ में लिखने की आदत हो जाए। मतलब यहाँ पे क्या होता था स्टार्टिंग में, जब मैं थी, तो हम क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ को अवॉइड करते हैं। क्लास में कोई टीचर ने कहा कि आपका टेस्ट है संडे को, आधी क्लास गायब हो जाती थी, मैं भी गायब हो जाती थी। तो वो ज़रूरी है कि उस चीज़ को लॉन्ग टर्म में सोचें। ठीक है, अभी आप नहीं लिख पाएँगे, अभी आपको डर लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा ये, और पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट होगा, ये जो भी होगा, तो हम नहीं लिखते हैं। लेकिन वो ठीक है, इनिशियली लग रहा है आपको नहीं लिखना, डर लग रहा है, उसको लिखो, कोई नहीं, कितना भी गंदा हो, कितना भी आपके फ्रेंड से बेकार मार्क्स आ रहा है, कितना भी बेकार लग रहा है, लेकिन उसको लिखो। मेरी भी मतलब 2013 वाली कॉपीज़ भी अभी रखी हुई है, जो मैंने नोट्स बनाए हुए थे, और मैं अभी भी उनको रेफ़र करती हूँ क्योंकि वो उसमें बच्चों वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो चीज़ें अगर अभी भी याद रहती है, तो वो बहुत जगह हेल्प करती है। चलो आप खुद पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो खुद से नोट्स बनाइए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, और उन नोट्स को बिल्कुल ऐसा कर दीजिए कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है मुझे अब। कितने भी साइट्स हों, कितने भी सोर्सेज़ हों, पर मुझे अब मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ बेस्ट है। और सिलेबस हमेशा याद रखना चाहिए कि मतलब आप रट लीजिए सिलेबस, कि GS1 का पेपर में ये लाइन है, 2 में ये लाइन है, क्योंकि उस जब आप कोई भी न्यूज़ पढ़ेंगे ना, तो वो लाइन आपको उससे रिलेट हो जाएगी कि ये वाली लाइन इस सिलेबस के इस पार्ट से हो सकती है। तो हाँ, इस ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या हो सकता है? तो सिलेबस आपके बिल्कुल बिल्कुल टिप्स होना चाहिए। कुछ लोगों ने अभी तक पढ़ा भी नहीं होगा सिलेबस, लेकिन मतलब वो ज़रूरी है वो पढ़ना, सिलेबस प्री का भी, मेंस का भी। प्री का इतना नहीं है क्योंकि प्री में अब आपको पता है कि क्या होता है, ब्रॉड पूरा, अभी करंट अफेयर्स हो गया है पूरा का पूरा। तो करंट अफेयर्स और फिर साथ में बेसिक्स वाले। तो मतलब जो भी वो है, अब उसको मतलब पूरा कीजिए, जो भी सिलेबस है उसको पूरा पढ़िए अच्छे से, एक-एक लाइन को एनालाइज़ करके कि इस वाले पार्ट में ये सिलेबस का ये वाली लाइन, पॉलिटी जैसे आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी तो ऐसा होना चाहिए कि उसका आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कहीं भी। क्योंकि पॉलिटी ही एक ओनली सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस लिमिटेड है, और आपको पता है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो पॉलिटी को अपना स्ट्रेंथ बनाइए। दूसरा हिस्ट्री भी, आप हिस्ट्री तो अब चेंज नहीं हो रही है, दूसरा हिस्ट्री भी आपका पूरा का पूरा बिल्कुल आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों बिल्कुल कोर स्ट्रेंथ होने चाहिए कि इनसे तो कुछ भी हो, यू कैन डू दैट। पूरा सोच के समझ के चलिए, ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आएँगे, डाउन्स आएँगे, आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है कि जो चीज़ आपको स्टार्टिंग में मोटिवेट करती थी, वही चीज़ अभी भी कंटिन्यू करती है। तो मोटिवेटेड रहिए कि मतलब, और खुद पे विश्वास रखिए, टीचर पे विश्वास रखिए कि हाँ, ये सब लोग सही पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो योजना और कुरुक्षेत्र हैं, इनको मैं मतलब सजेस्ट करूँगी कि उनको प्लीज़ रेफ़र करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मतलब 20 पेज की एक बुक होती है, लेकिन उसमें पूरा आपको वर्ड्स क्या-क्या लिखने हैं आपको आंसर्स में, आपको किस तरीके से आपको आंसर वो बनाना है, पैटर्न बनाना है, वो आपको पता वो उसी से पता चल जाता है। क्योंकि वो बुक जो है वो गवर्नमेंट इश्यू कर रही है, तो उसमें पूरी गवर्नमेंट की लैंग्वेज होती है। तो योजना और कुरुक्षेत्र मतलब पक्के से कीजिए। साथ में यहाँ पे जो फोकस मैगज़ीन है, लेकिन आपका बेसिस तभी, अगर बेसिक सही है तभी वो कर पाएँगे आप। तो बेसिक सही तभी होगा जब आपका न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हैं और डेली उसका समराइज़ कर रहे हैं। पहले से सोच के चलो कि आई एम द वन, आई नो आई कैन डू एनीथिंग, इफ अदर पर्सन कैन डू, आई कैन ऑल्सो डू। तो उसको पहले से स्टार्टिंग में सोच के चलो कि मैं कर सकता हूँ आराम से, कोई और कहीं और से नहीं आता, मैंने भी यहीं पे बैठ के पढ़ाई की है। तो हम सबकी आदत होती है कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पढ़ लिए, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ लिए। तो ये इसमें तो काम नहीं करेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आपको एन्जॉय करना पड़ेगा। ये मत कीजिए कि मैं तो 24 घंटे अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं परेशान हो गया हूँ, मैं कैसे पढ़ूँगा। बाकी जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको कंटिन्यू रखिए। आपने अगर कहीं घूमने जाना है या मतलब ब्रेक, यू शुड गिव द ब्रेक ऑल्सो उसको, क्योंकि इतने बड़े उसमें जर्नी में ये नहीं होगा कि आप कंटिन्यूअसली रोज़ 24 घंटे पढ़ रहे हैं, रोज़ 24 घंटे, वो नहीं हो पाएगा। पूरा प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर हेल्थ का ध्यान, प्रॉपर अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको फॉलो करना। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, विकिपीडिया खोल दीजिए, कुछ भी पढ़ते रहिए, तो वो तो है नहीं ना। तो सोर्स लिमिटेड रखिए और पूरा मतलब जो भी है उसको रिवाइज़ करते रहिए। Okay. So how did you find the conviction to appear for the exam again? Like, did you want to be right there? Because as I told us that you are joined IRS and that you've worked for a while before you're waiting for the exam. So how did you find the conviction? See, when you start for this exam, you feel like that I am going
only for the IAS. I want to be in top 90 or 100. So when you get that rank, 470 or 300 or something, you feel like I didn't clear, man. Means I didn't get satisfied. I didn't write this exam for this. I thought I will work for something else. I have studied these things, but I'm not getting this thing here. I've read about the Swachh Bharat Abhiyan. I've read about Beti Bachao, Beti Padhao, but in IRS I'm doing something else. I don't crib ki that service was bad. जब start करते I studied for at least 12 hours or 13 hours a day. But after that, it was reduced to just 4 or 5 hours. To start answer writing from now itself, summarize the things. Okay, with time you will get to know that when you write the answer, it has a certain pattern. You cannot write it like haphazardly. You have to introduce it, like what the question is asking and what is there to write for it. Then you have to write the body of it, then the conclusion. It's like in 3 hours you have to write 20 answers. You have to do strategically every answer, like in 5 minutes, every answer should be completed. तो उसके लिए आपका पूरा इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होगा तब जब आपने प्रैक्टिस की होगी उसकी. अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो आप जो पॉइंट आते होंगे आप वही लिख देंगे. तो आपको प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए. So I told you that you should know everything about the syllabus. If you have the syllabus on your tips, you know what part of the newspaper is covering that syllabus. Okay, जैसे आगे किसी जो इंटरनेशनल पे पूरा पेज आता है, उसे पढ़ने लगे तो पूरा टाइम उसी में जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ चाहिए ही नहीं हमें. तो उसका वो पार्ट आपको अगर पता हो कि आपने इंटरनेशनल अफेयर्स में टॉपिक में ये था, तो आप सिर्फ वही न्यूज़ खोजेंगे. ठीक है ना. टॉप न्यूज़ से आपको पता चल जाएगा ना, अगर न्यूज़ देखे कि वो न्यूज़ उस सिलेबस के उस पार्ट से ये न्यूज़ आई है, तो उसको आप रिलेट कीजिए. एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एडिटोरियल में वो पूरा न्यूज़ की समरी होती है, आपको लिखने की पता चल जाता है. तो एडिटोरियल तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में बाकी न्यूज़ जो उसको कवर कर रही है वो आप पढ़ लीजिए. स्टार्ट विद वन सब्जेक्ट, स्टार्ट विद पॉलिटी, नो एवरीथिंग अबाउट इट, सी द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि प्रीलिम्स में ये पूछा गया था, मेंस में ये पूछा गया था इसका राउंड. देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि कैसे क्वेश्चन, हाउ इज यूपीएससी आस्किंग एंड व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटेजी ऑफ स्टडिंग. And how important when we are already getting the, like all the support is we are getting from here, and how does NCERT help in that? Because we are already getting the basics covered in the class, and then does it make sense to refer NCERT again, because that's what NCERT helps with for the basics? You don't have to refer every NCERT. Like 2-3 books are standard books. तो जब यहाँ से you are getting the crisp notes from that, and you know the basics of everything, you have that broad thing. So it's better to read from that broad thing. You should refer to this geographies NCERT, 11th and 12th I told you. Then polity also, economics is very good of 11th. So these NCERTs are must. You cannot go away from them. Like standard books, you cannot go away from standard books. See, self motivation is like initially you have thought something कि I want to do this. Something would have motivated you, like no, कि इसलिए मुझे करना है ये. Either for my parents, or I have goal कि I have to serve the society or this. तो वो गोल, वो एम शुड नॉट गो फ्रॉम योर लाइफ, इट शुड बी देयर ऑलवेज. आपने एंटर किया है तो आप इसको बीच में नहीं छोड़ सकते ना, कि मतलब इट विल बी लाइक सेल्फ डिफीटिंग. तो उस सेल्फ डिफीट से बचने के लिए आपको दूसरा तरीका है कि आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएं. Time management and how to study in the gap, like productively, make the most productive use of our time, and then again when our classes happen, how to interact with our teachers so that we gain knowledge basically over that time. You might have the reason, no, why did you take the weekend batch? Means I was the student of, I was in the 3rd year, so I took the weekend batch. You people might be having other engagements also. तो टाइम उसी हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा. अब वीकेंड में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे शायद, अभी तो 2 पढ़ा रहे हैं. तो अभी क्या करना है कि आपको 5 डेज कंटिन्यूसली आपको याद रखना है कि हाँ सैटरडे संडे कोचिंग जाना है, तो उसमें कुछ आगे नया चलेगा. तो पुराना आपको याद रहेगा तभी नया होगा ना. तो पुराना कैसे याद होगा? 5 दिन आपका एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे इतना पढ़ना है. तो यू हैव रिटन लाइक माई हॉबी इज प्लेइंग वॉलीबॉल. You should know everything about volleyball, because this is your hobby. It's like you are into it. If you're committed to that hobby, you will be committed to the service also. So whatever you feel in your DAP or whatever is around you, you should know everything about that.
I did graduated from this Delhi University in physics honors, but physics is like I could not manage that because it has a subject syllabus of MSc also. So other thing I thought of like which is little of science basis is like geography. Whatever is interesting to you, choose that subject rather than like choosing "Ki this is the subject which is scoring high, so I will choose this." It is not like that because you have to be the part of that subject. It's like they're asking you everything about that subject from the graduation level. Like if you are preparing for geography, you have to know everything of BA geography, MA geography. See, they'll ask questions around your this, what you have written for your hobbies, what you have written for whatever is your educational background. They'll ask questions around that only. For me, it was like they asked from me from the physics. Last interview got ruined up because of physics only because I didn't remember anything in physics. So you should know everything. Means they were asking deep into the physics, and after graduation, I literally left it. So the questions were situational also. Like in my first interview, first situational question was like, if there is a subordinate of yours who is irritating you by uh, continuously standing up and sharpening his pencil, so what will you do to remove that irritation? He's irritating you by continuously standing up in 15 minutes and going to sharpen his pencil. So, means what will you do to remove that irritation? So I don't know why was that question, but I gave the answer that I'll give him the pen. So they are just testing how confident you are, how will you manage any stress, because one person will be like testing how what are your expressions, how are you moving your hands, either you are shivering or you are doing means in any haste or something. So it's like you have to maintain your cool, you have to be confident, you have to be smiling. It'll be good. They're not testing that knowledge or something. But knowledge is not necessary because if you don't give one answer, you'll feel like I didn't give the answer, you'll panic in another one. No, you should write only hobby which you follow. Not like the other person is feeling, I will also fill this. Or there are so many questions on this, so I will fill this. Whatever you love doing, fill that only. The thing is that you don't have any coaching institutes, good coaching institutes for science subjects. You don't have material for that because very few students take that. But if you think that you have studied very thoroughly in graduation, then there is nothing wrong in taking science subject. They are more scoring than this other humanities subject. Focus on mains. Try to study everything as a plan that if you are going to write the mains. Okay, if you plan for the mains, you know everything, every statement that this is correct or this is wrong. Because prelims is not like you have to choose from four. It's three statement will come and it will say first is correct, second is correct. So prepare for the mains till the till 1 month is left for prelims. When 1 month is left, then focus totally on prelims. Give as many as that mocks you can give. Means in any institute, anywhere, how much ever question paper you can solve them. Solve the last year papers and revise as much as you can before prelims, so that you have confidence on yourself. More than knowledge, it is necessary that you have confidence on yourself that I know this thing. I have read this somewhere. So that confidence will come if you have revised everything. So revision and this what did I say? Follow that and 1 month dedicated to prelims. Before that, don't think about prelims. Before that, continue for mains. Study everything about according to whatever means according to the mains. Prelims give dedicatedly 1 month, and then revise how much ever you can. Anything, any question means however basic, however apprehension, how many apprehensions you have. See, your this detailed application form will definitely reflect whatever good you have done. It will show that you are something different. So it will create an impression in them that you have this talent. So if it impresses the board, then definitely it will give more marks. Yeah, first half of the interview was around GST only because I belong to customs and excise. So now from excise we are going towards GST. So half of the interview was around GST. No, second interview.
Yeah, then I read 11th and 12th books. I read physics 11th and 12th books. Then I referred my BSc also. I studied everything around physics, but unfortunately they didn't ask any question. August. Yeah. This would be second time for me because I've already done foundation course. But for IAS it is compulsory to do again if you have already done it. That they are asking if any question is left, you can ask. Anything. I have one question. Can you give some idea how you tackle the ethics, integrity and aptitude paper and the SFR? I think it is very tricky for all the candidates. So can you put some light on how to tackle that ethics, integrity and aptitude and SFR? So you can prepare only for GS 1, 2 and 3 because you have the material for these things only. Ethics like it's come from you. What does it say? It says about aptitude of a civil servant, what all are required. So everybody knows the morals and what are morals and ethics. You cannot go against the weaker section. You cannot be corrupt. You cannot be immorally wrong, means can't do anything wrong to anybody. So you have to show that you are just, you are impartial, you have that feelings toward the weaker section. If you keep those 10 or 15 things are there, like which make a personality of a bureaucrat, you can write every answer. And for essay I would say it will come with practice only. So read how much ever you can, write how much ever you can, and have a flow in that essay. Means you cannot like haphazardly anything from here and there. Have a flow in that. Have clarity in your thoughts. This things need this. This topic needs these things only. Have clarity. Write in a flow. It will be good. And write in a simple language. You need not be a very great PhD holder to write an essay. More words means you are writing more things about that question. If you are writing few words, then you might be missing something. No? You might have missed something because they are expecting us to write 200 words. So it's better if you can write 200 words. But if it is 100 or 150, then 1 or 2 marks may be deducted. But if you know anything about that, you should write that. Even 20 words or 30 words, you should write about that. One more thing, that in government, in mains exam, so many government policies they are asking, and they are asking to critically analyze it. So first question, most of the candidates they ask whether we should try to criticize it, to what extent, and even if we are criticizing, how the answer will look positive. Can you put some light on that? That's why I suggested to read Yojana and Quizzes. See, these magazine will show the insight into what government is thinking. Means what newspaper will give only the points of criticism. This is wrong, this scheme is wrong, this is not doing, government is not working. It will, all of the newspapers will criticize. Mainly Hindu will definitely criticize. So you get the criticism part from there, but read the government sources also. Try to follow PIB. Then Yojana and Krushit, they will give the positives of things. Government is not like they are making everybody fool. They are working, it is working. It's like only in the implementation part that sometimes error happens. So criticize a thing. There is nothing wrong that you are criticizing. You have to criticize, but you have to be futuristic. You have to show that I am that positive giver. I can improve the things. In films, now you have cleared films so many times. So then again also some insight into that. That when you talk about films, what you think is the optimum number of questions? It will depend upon individually also, depending upon your own capability. But what do you think the number of questions around which you should try to attempt in films? More than that, around 20%, 25% questions we are finding in films, in which we can eliminate 2 of the options very easily. But rest of the 2 options are very close to each other. So what should be our approach to tackle those questions? See now we have focused only on GS and the CSET is not there. So it can only take you in or out, and it's like half of means mostly which are not able to qualify, all on the margin. Like 110 is if it is a cutoff, many of them will be out. So every question is important. So when you attempt in first 4 only to those questions which you are 100% confident that I know everything about it. There will be questions around 50 or 60 questions will be like
you are 100% sure that this is correct, then it is very bad strategy that you will attempt only those questions. After that, go for the questions for this which the like sir was explaining, 50-50. Go for those questions, 50-50 type. Give the luck its chance, because if 5 will be wrong, 5 will be correct also. For negative marking is lesser than the positive sign. It was 5 questions were like I don't know anything, no idea was there, so I left only those questions. Suppose you are appearing for some years exam, prelims, or for mains. What do you think is a good standard coverage of current affairs? How many months current affairs actually we should try to cover for a particular exam? What do you think? Yes, you can get. Sir, 1 year of current affairs is necessary. 1 year is very necessary. You are going to write the mains answers, and what do you think is a better format? Whether we should try to use only paragraphs in writing the answers, or whether we should use the points? I mean, which format you would prefer? It will depend upon the individual capability also, in which way they feel comfortable. But what do you think will fetch more marks there? Because only 200 words you have to write there. So they are expecting a paragraph only from us, because they are not asking that show your knowledge or show this. They are expecting paragraphs only. So it would be better we go for paragraphs for how much ever questions you can, because time is a limit. Then for me it was like for 12 questions I will write the paragraph. For last 8 questions or 6 questions I will go for the points. I have to say thanks to Ms. Shweta Chauhan for giving her precious time to all of you for this interaction. I am really thankful to her, and I am feeling very proud, like any parent or a teacher would feel when he has the opportunity to call his daughter or son ma'am or sir respectively. So from now onwards I will be calling her ma'am, and I will be proud of that.